आपकी आने वाली कुछ फ़िल्में हैं उसके बारे में बताएँ? डंकी आ रही है दिसंबर में, जी। शायद रिलीज डेट मैं किसी और ने बता दिया तो मैं बता सकता हूँ, और मेरी खुद की फिल्म जो मैंने शूट की है उसके बारे में बहुत कम बता सकता हूँ। आप सब धनबाद से जुड़े हुए हैं, तो धनबाद में कोशिश करें कि धनबाद में भी, चूँकि आपका धनबाद की मिट्टी से आप जन्मे हैं, तो क्या झारखंड के धनबाद में भी कुछ ऐसा कुछ प्लान है जिसमें वहाँ के लोगों को कुछ रिटर्न दे पाएँ आप? नहीं, इंडस्ट्री के बारे में हमारा प्लान है कि अगर हमें झारखंड गवर्नमेंट से कोई लैंड वगैरह मिलती है, क्योंकि स्टील प्लांट के लिए तो 400-500 एकड़ लैंड चाहिए। अगर झारखंड गवर्नमेंट कोई इससे ऐसी पॉलिसी निकालती है जिसमें लैंड अगर मिल जाए, पानी मिल जाए, रेलवे साइडिंग मिल जाए, तो हम लोग झारखंड में चाहेंगे कि प्लांट लगाएं। वहाँ पर झारखंड के लोगों को जो भी हमारे ग्रुप की तरह से सहायता कर सकें, हम जरूर करेंगे। अभी के समय में विश्व में बहुत तेजी से देख रहे हैं कि चाइना से मार्केट, वहां से उद्योग जो है, उद्योगपति भाग रहे हैं, अपने उद्योग को समेट रहे हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लिए सही समय है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। जैसे इसरो की सफलता इस वक्त में हम लोग चंद्रयान 3 में मिली है, तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के भारत बदशाह बच सकता है। एकदम एकदम सही बात है, बन सकता है। कोलकाता के JW मैरियट होटल में इस वक्त में आयरन ओर और DRI स्टील की कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये छठी कॉन्फ्रेंस है जहां पे आप देखिए कि तमाम जो गेस्ट हैं, यहाँ पे ऑनरेबल गेस्ट आए हुए हैं, जिसमें मशहूर अभिनेता बोमन ईरानी भी आए हुए थे। और इस कार्यक्रम में शाकंभरी ग्रुप के CMD दीपक अग्रवाल जी और उनके पुत्र मृदुल अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। चलिए जरा सा उन दोनों से बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है और इसमें कौन-कौन से ग्रुप्स भाग लिए हैं? कितने डेलीगेट्स आए थे? एक्चुअली इसमें 900 डेलीगेट्स आए थे, और पूरे इंडिया से और इंडिया के विभिन्न प्रांतों से, उसके बाद में अब्रोड से, ईरान से, अफ्रीका से, कई जगह से, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए। और इसका उद्देश्य ये होता है कि एक प्लेटफार्म में बायर्स, सेलर्स और जितने भी बिजनेस B2B वाले हैं, उनको एक जगह लाके और उनके आपस के अंदर में उनके विचारों का आदान प्रदान, या उनके बिजनेस और बढ़ सके, हेल्थ रिलेशन बढ़ सके। और कुछ पैनलिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि क्या नया चीज़ आ रहा है, क्या हम लोग को नया करना चाहिए। तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है, और ये कॉन्फ्रेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में प्राय जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो लोग आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और यहाँ पे 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस चलता है। आज इस कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे है, और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सक्सेस रहा, और लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। पैर रखने की जगह नहीं थी, और हम लोग नेक्स्ट ईयर भी इस कॉन्फ्रेंस को कलकत्ता में कराएंगे। तो 24 से 26 अगस्त के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से किन बातों पे चर्चा रहा, फोकस रहा और आगे ड्रीम क्या है? इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 के अंदर में स्टील का प्रोडक्शन 300 मिलियन टन करना है। तो ये 300 मिलियन टन पे चर्चा हुई कि स्टील के लिए क्या चैलेंजेज है, और ये 300 मिलियन टन कैसे हो सकता है। इसमें मुख्य बातें इसमें रही, इसमें सेंटर से भी स्टील मिनिस्टर, स्टेट भी जो आए और उन्होंने भी जो है अपना स्पीच दिया। स्पीच के अंदर उन्होंने बताया कि जो आपकी समस्याएं हैं, और मैं उनको समस्याओं को लेके हायर अथॉरिटी के पास में, जैसे कोल कोल की समस्या है तो जोशी जी को वो बता मंत्री जोशी जी हैं, उनको बताएंगे। और हमारी लॉजिस्टिक की समस्या है, हमें वैगन्स नहीं मिलती है रेलवे की, जिसके कारण हमारा जो है रॉ मटेरियल जो है प्रॉपर रूप में ढुलाई नहीं हो सकता है। तो 300 मिलियन टन करने के लिए जो जो समस्याएं हमने बताई, और उसके बाद में ग्रीन एनर्जी पर फोकस हुआ कि ग्रीन एनर्जी जो है हम लोगों को 2070 तक जो है पोल्यूशन मुक्त करना है इंडिया को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण मिले। और इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है, इस पे भी हम लोग की चर्चा हुई। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसमें चर्चा हुई इसके अंदर में। तो तो क्या कोल की कटौती करेंगे या सस्टेनेबल एनर्जी के लिए दूसरा कोई एनर्जी उपयोग में लाएंगे? ये कोल का कंजम्पशन को धीरे धीरे कम कर दें, और गैस बेस जो है प्लांट को ले आए, तो ग्रीन एनर्जी को लिए बहुत सहायक रहेगा। और आयरन स्टील का जो पोल्यूशंस के जो नॉर्म्स हैं, उसको भी मतलब देखना है कि कैसे जो है पोल्यूशन कम किया जा सकता है। मृदुल, चूंकि यहाँ पे मैंने देखा कि जो भी यंग इंडस्ट्रिस्ट थे, वो पैनलिस्ट में आप भी चर्चा में शामिल थे, आपने भी कई सुझाव दिए। इस वक्त में देश क्या फेस कर रहा है, मतलब इंडस्ट्री में, खास करके कोल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में क्या समस्या आ रही है जिसको सरकार अगर दूर कर दे तो इंडस्ट्री बूम कर जाएगी? समस्या तो देखिए, जैसे अभी मेरे पिताश्री ने कहा कि समस्या यही है कि कोल की जो और आयरन ओर की रादर दोनों की लॉजिस्टिक प्रॉब्लम काफ़ी है। ऐसा-ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं कि उनको रेक की अलॉटमेंट नहीं मिलती, और जिस वजह से उनको कभी-कभार प्रोडक्शन में भी थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है, और उस वजह से फुल कैपेसिटी में प्लांट रन करने में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही हैं।
स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनके थोड़े से मॉडरेट साइज, थोड़े हम्बल साइज उनके प्लांट्स हैं, जो एकदम एक्स्ट्रा लार्ज प्लांट्स है जैसे टाटा है, जेएसडब्ल्यू है, उनको भी ये समस्या कम आती है। और हमारे सेगमेंट में भी जो मिड मार्केट साइज सेगमेंट है उसमें भी ये समस्या कम लेकिन एक समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक बड़ी पहल कर रही है, फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, ताकि मालगाड़ी का स्पेसिफिक जो है ट्रेनों के, यात्री ट्रेनों के बीच में उसको समस्या नहीं हो। तो ये अगर हो जाएगा तो थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। करेक्ट। ये अगर हो जाएगा तो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, बट जैसा कि सही उन्होंने कहा कि उस चीज़ में समय लगेगा। तो सरकारी हर्डल कुछ है अभी भी? सरकारी हर्डल तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा तो कुछ खास सरकारी हर्डल हम नहीं फेस कर पा रहे हैं अभी। बाकी अगर कुछ होगा तो पता चलेगा टाइम के साथ। जी। सर, एक ये और भी है कि कोल को लेकर निर्भरता जो है वो अभी भी कुछ लोग विदेशों से आयात कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ मजबूरी है कि हमको आयात करना पड़ रहा है? क्या भारतीय कोल में कोई कमी रह गई है, या फिर हमारे को है कि हम अपने से खुद से आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्योंकि जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं वो झरिया धनबाद सबसे ज्यादा कोल के लिए जाना जाता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो कोल इंपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से, वो हाई एफसी का कोल होता है, उसमें छाई की मात्रा बहुत कम होती है। और हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारे जो स्टील वेल के अंदर में जो कोयला जो सुटेबल है स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री के लिए, वो कंपेयर टू साउथ अफ्रीका उसकी क्वालिटी थोड़ी उसमें छाई की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन वो हमें जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतना मात्रा में मिल नहीं पाता है। कल कोल इंडिया के चेयरमैन भी आए थे, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि डीआरआई और स्पॉन्ज आयरन प्लांट के लिए स्पेशल कोल अलॉट किया जाए। उसके अंदर ऑक्शन के अंदर में इंडस्ट्री वाले को ही जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, ट्रेडर्स को नहीं दिया जाए, सो दैट कि कोल का आवंटन जो है इंडस्ट्री वालों को सही से मिल सके और हमारा जो आर्थिक भंडार है वो हमारा विदेश में ना जाए, हमको विदेश से कोयला परचेज नहीं करना पड़े। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। लेकिन इसके लिए कोल इंडिया को जो है प्रोडक्शन जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा, जो कोल इंडिया बढ़ा रही है। और आने वाले टाइम के अंदर में कोल इंडिया को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे कि इंडस्ट्री को समुचित कोयला मिल सके और कोयले की ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाए। तो हिंदुस्तान के अंदर में कोयले की बहुत कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी और समय का इंतजार है कि कोयला हमें मिले। जी। एक और सवाल है कि आपकी जो ग्रुप है शाकम्भरी, वो अभी क्या-क्या उत्पाद में जुड़ी हुई है? कौन-कौन सी कंपनी संचालित कर रही है? और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि धनबाद की झरिया से उठ के आपने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसके बारे में भी बताएँ। हमारी धनबाद से मैं झरिया से जब मैं आया, दुर्गापुर आया, और उसके बाद हमने शाकम्भरी का नाम से इंडक्शन फर्नेस चालू किया। कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और काम के प्रति सच्ची निष्ठा और हमेशा काम के प्रति सोचने, ये लगन का ही हमारा रिवार्ड रहा कि हम धीरे-धीरे अपने काम को बढ़ाते रहे। और आज शाकम्भरी ग्रुप की 5 यूनिट है आयरन स्टील में, जिसमें हम लोग 1.2 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करते हैं। और हमारी ये 5 यूनिट वेस्ट बंगाल के अंदर में है। अभी शाकम्भरी ग्रुप ने एल्युमिनियम के सेक्टर में भी कदम रखा है। हम एल्युमिनियम फॉइल्स बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अभी एनसीएलटी से एल्युमिनियम इंडिया फॉइल्स को टेक ओवर किया है, जिसके मोगरा प्लांट के उत्पादन प्रोडक्शन जो है हम दिसंबर तक चालू कर लेंगे। ये एक एल्युमिनियम का एक इंटीग्रेटेड प्लांट है जिसके अंदर में कास्टर और सीआरएम एंड फॉइल्स मिल है। ये प्लांट जो है काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था, 80 यूनिट थी। इसके सारे मशीन और इलेक्ट्रिकल सारे आइटम भी चोरी हो चुके थे, इसलिए हमको कुछ समय लग रहा है। और हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस की भी सोच रहे हैं। आने वाले टाइम में शाकम्भरी ग्रुप जो है कुछ इंजीनियरिंग आइटम या कुछ वैल्यू एडेड आइटम या कुछ स्पेशल आइटम के बारे में सोचेंगे, जिसको जो आइटम हमको आज विदेश से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उस आइटम के बारे में हम लोग R&D कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते हैं, जिससे कि हमें मार्केट भी अच्छा मिलेगा और हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा कि इंपोर्ट हमको नहीं करना पड़े। तो पावर स्टील में आपका अभी काम चल रहा है? अभी हम लोग पावर स्टील के अंदर में हैं और हमारे सारी यूनिटें वेस्ट बंगाल के अंदर में, पुरुलिया में 3 यूनिट चल रही है और आसनसोल के पास एक है, दुर्गापुर में एक, 5 यूनिट हम लोग रन कर रहे हैं। और एक एल्युमिनियम की जो यूनिट है हमारी जो है हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। जी। अभी के समय में विश्व में बहुत तेजी से देख रहे हैं कि चाइना से मार्केट, वहां से उद्योग जो है, उद्योगपति भाग रहे हैं, अपने उद्योग को समेट रहे हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लिए सही समय है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। जैसे इसरो की सफलता इस वक्त में हम लोग चंद्रयान 3 में मिली है, तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के भारत बदसा बच सकता है।
एकदम, एकदम सही बात है, बन सकता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अमेरिका में एक बड़े-बड़े कंपनीज़ में प्रोक्योरमेंट यानी परचेज़ का काम करते हैं और उनको मजबूरी सॉरी उनको मजबूरी अभी चाइना से मटेरियल लेना पड़ता है क्योंकि उस रेट में, उस प्राइस में, उस मटेरियल की क्वालिटी चाइना ही दे पाता है। बट उनको काफ़ी डाउट है कि चाइना ये कब तक करता रहेगा और उनका हमेशा प्रायोरिटी यही है कि चाइना से अगर वो मटेरियल ना मिले तो इंडिया से उनको मटेरियल लेना है और वो चाहते हैं कि वो इंडिया से ज़्यादा मटेरियल लेने का कोशिश कर सकें। तो चाइना का साख गिरा है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन भी आप अगर देखेंगे तो है ना थोड़े बुज़ुर्ग लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि इंडिया में उसका ठीक ऑपोज़िट है उसका। इंडिया में यहाँ पे यंगस्टर्स की हमारे यूथ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो एक उसकी भी फ़र्क पड़ जाती है कंज़म्पशन के हिसाब से और चाइना का इकोनॉमी अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो स्टार्टअप के लिए भारत में सही समय है युवाओं के लिए और ग्रोथ के लिए। एकदम, एकदम। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अभी भारत में कुछ भी चीज़ चालू करने का गलत समय है। बिल्कुल कहीं दो राय नहीं है। एकदम सही समय है यहाँ पे भारत में बिज़नेस करने के लिए। जी, तो न्यूज़ जेएनपी के से बात करने के लिए मृदुल जी आपका और दीपक जी बहुत-बहुत धन्यवाद। चूँकि आप सब धनबाद से जुड़े हुए हैं, तो धनबाद में कोशिश करें कि धनबाद में भी, चूँकि आपका धनबाद की मिट्टी से आप जन्मे हैं, तो क्या झारखंड के धनबाद में भी कुछ ऐसा कुछ प्लान है जिसमें वहाँ के लोगों को कुछ रिटर्न दे पाएँ आप? नहीं, इंडस्ट्री के बारे में हमारा प्लान है कि अगर हमें झारखंड गवर्नमेंट से कोई लैंड वगैरह मिलती है क्योंकि स्टील प्लांट के लिए तो 400-500 एकड़ लैंड चाहिए। अगर झारखंड गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी निकालती है जिसमें लैंड अगर मिल जाए, पानी मिल जाए, रेलवे साइडिंग मिल जाए, तो हम लोग झारखंड में चाहेंगे कि प्लांट लगाएं। वहाँ पर झारखंड के लोगों को जो भी हमारे ग्रुप की तरह से सहायता कर सके हम जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए बता रहे थे दीपक जी शाकंभरी ग्रुप के एमडी हैं और उनके पुत्र जो हैं डायरेक्टर हैं। दोनों ने बताया कि अगर झारखंड सरकार सहयोग करे तो जो काम वो बंगाल में कर सकते हैं, वो काम अपने झारखंड के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कौन नहीं चाहता है उसको रिटर्न दे। और धनबाद तो इनका अपना घर है, झरिया इनका घर है, तो ऐसे में ये जरूर चाहेंगे कि रिटर्न धनबाद को मिले। अब देखना है कि सरकार इस मामले पर क्या पहल करती है। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी धनबाद।